RAS मैड सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मेंस आंसर डेली सीरीज़ है। RAS मेंस को टारगेट करते हुए है। तो जो स्टूडेंट RAS 2024-25 का एग्ज़ाम अभी देंगे, जो कि 17 जून 18 जून को होने वाला है, तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। टोटल 100 टेस्ट इस सीरीज़ में रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 3 आउट ऑफ 77 माइनर टेस्ट। तो इस 100 टेस्टों में से आपके 77 माइनर है और 23 जो हैं वो मेजर टेस्ट रहेंगे। मेजर टेस्ट जो पूरे 3 घंटे के टेस्ट रहते हैं आपके, जो RAS में आएंगे, तो उनको भी डेली बेसिस पे लिया जाएगा। 100 डेज रेगुलर टेस्ट हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो आज के हम पेपर में, इससे पहले टेस्ट नंबर 1 हो चुका है और टेस्ट नंबर 2 हो चुका है। 1 में आपको 2 मार्कर दिए गए थे 15, यानी टोटल 30 मार्क्स का आपका टेस्ट रहता है डेली, और आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। 8:30 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होता है टू 9 PM। 9 PM आपको डिस्कशन मिलता है। सेकंड टेस्ट में हमने आपको दिए थे 5 मार्कर के 6 क्वेश्चन, यानी अगेन 30। आज हमारे पास 10 मार्कर हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। तो डेली बेसिस पे आपको 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर अलग अलग क्वेश्चन जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड वेलकम टू डॉक्टर अमित IAS PCS अकेडमी, मेजबान चौक चरखे दादरी पे हमारी मेन ब्रांच लोकेटेड है। और अभी RAS और स्टेट PCS, HCS, UPSC के लिए हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। बाकी आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड कराया गया था कि ये है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन ब्रिटेन फर्स्ट। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका डायरेक्टली मेंशन्ड है RAS के सिलेबस में, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमने आप लोगों के लिए लिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो रहेगा, डिस्कस द फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम हर दिन 3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका रहेगा सबसे पहले, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एथिक्स है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एथिक्स से लिया गया है, पर्सनैलिटीज़ को मिक्स करते हुए। एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन एथिकल रिफॉर्म्स। हाउ डिड ब्रह्म समाज चैलेंज सोशल इविल, अगेन 10 मार्कर। जैसा कि आपको पता ही कि RAS में 10 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें आपको 100 वर्ड्स में आंसर करना पड़ता है, बट क्लास में डिस्कशन के लिए हमने आपके लिए वर्ड्स भी ज़्यादा रखे हैं ताकि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना आए। नाउ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन ब्रिटेन फर्स्ट। क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब इसके पीछे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है किसी भी कंट्री के कंटेक्स्ट में, तो आप उसको ब्रेक करेंगे। आप ब्रेक करेंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इस टाइप के रीजंस जो हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसा कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। देखो, किसी भी रिवोल्यूशन को स्टार्ट होने के लिए या इंडस्ट्री को स्टार्ट होने के लिए 4 मेजर फैक्टर रहते हैं: लैंड, लेबर और कैपिटल, देन आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम इकोनॉमी की आपके नॉलेज से भी इस पर फोकस करते हैं, बिना मॉडल आंसर को पढ़े अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ब्रिटेन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लैंड। जैसे एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया था, तो लैंड जो है वो अवेलेबल थी इनके पास, तो उसको वो यूज़ करना चाहते थे। सेकंड, अगेन एग्रीकल्चर में अच्छे प्रोडक्शन के बाद लेबर जो है, सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा था, उस लेबर को कंज्यूम करना था, तो इंडस्ट्रीज़ आपकी स्टार्ट होती हैं। तो ये भी एक बेसिस बनता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। कैपिटल भी देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो सरप्लस था, वो जो कैपिटल है जो आपने कमाई, उससे फिर आप इंडस्ट्रीज़ में लगाते हो। और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका एक मेन रीज़न होता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के बाद तो अपना ये मान लीजिए आपकी एक स्टेबिलिटी आती है माइंड में, और वो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए प्रमोट करती है। अगर इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल अगर हम डिस्कस करते हैं, तो पॉलिटिकल मैटर्स में भी अगर आप देखें, डेमोक्रेसी जो है वो आ रही थी, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए उसने काफ़ी अच्छे ग्राउंड जो है वो सेटल किए, ठीक है। एंड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म जो है उसके बारे में भी ब्रिटेन में जो कैपिटलिज्म की फ़िलोसफी है, फ्री मार्केट, और उसी के रिलेटेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेटर ऑन कि भाई कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए कॉलोनियलिज्म में भी आपका मतलब बढ़ता है, जिसमें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉलोनीज़ देखी जाती हैं, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट चाहिए। और अगेन ब्रिटेन में भी मार्केट आपका बढ़ रहा था और रॉ मटेरियल भी अच्छा खासा अवेलेबल था। अब हम इस आंसर की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले अब इंट्रो में 102 लाइन में आपको बताना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है कब आपका स्टार्ट होता है। ये टाइम पीरियड आपको जरूर मेंशन करना है, 1760, 1840, और ये ब्रिटेन में रहा क्योंकि वहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन था किस किस चीज़ का, एवरीथिंग इकोनॉमिकल, ठीक है,
इकोनॉमिकल हो गया, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का। अब हम बॉडी के बारे में बात कर लें। आपको आंसर में ये नहीं लिखना है इंट्रोडक्शन बॉडी, आपको ये मेंशन नहीं करनी, ये आपको मॉडल आंसर में बताने के लिए है। देन आप आते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है वो तो यहीं से आएंगे। अब क्या क्या अबंडेंट है, कोल है, आयरन है, उससे स्टीम इंजन आपके बनने लगे। स्टीम इंजन ही आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आते हैं, जैसे इसमें न्यू कैसल है, वेल्स है, आयरन और कॉर्नवेल से आया, तो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करी। तो सबसे पहला फैक्टर तो बनता है यही, रॉ मटेरियल की एक्सेस। सेकंड देख रही है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, तो यहाँ से सरप्लस लेबर, फूड सिक्योरिटी एंड सरप्लस कैपिटल आपका आता है। कैपिटल का आप इन्वेस्ट करेंगे, लेबर जो है वो एग्रीकल्चर से वेज बेस्ड लेबर आपका आएगा, तो ये भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 70% जो इंग्लैंड में फार्मलैंड थी वो एनक्लोज हो गई थी और बहुत बड़ा लेबर फोर्स आपके लिए अवेलेबल था फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो माइग्रेट होने लगे कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में। तो यही एक फेज़ रहेगा जो कि हम अर्बनाइजेशन का जो फेज़ है ब्रिटेन में, इसी को देखते हैं। देखिए आपके 5 चीज़ें एक साथ चलती है। मीगू होता है माइग्रेशन, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन और यू फॉर अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये अर्बन एरियाज बनते हैं इंडस्ट्रीज़ के कारण। और लेटर ऑन ग्लोबलाइजेशन इसके कंटेक्स्ट में हम कॉलोनलाइजेशन के साथ जरूर देखेंगे। ठीक है, देन देखिए इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ और कैपिटल अवेलेबिलिटी, अगेन कॉलोनियल वेल्थ, ये भी एक फैक्टर रहेगा कि वहाँ से जो प्लंडर किया जा रहा था प्लस एग्रीकल्चर जो सरप्लस था, दोनों को ही अब कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड भी बनता है जो कि हाई लेवल पे लोन्स भी आपको प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए। फोर्थ फैक्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी भी देश में अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो कराना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेटेंट सिस्टम भी 1624 में स्टार्ट हो गया था, यहाँ से इनोवेशंस आपकी बढ़ने लग जाती है, तो ये मेजर फैक्टर्स रहेंगे। देन फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देने, स्टीम इंजन बताना है, ठीक है, पावर लूम बताना है, जिससे कि टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और यही कारण था कि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सक्सेसफुल भी रहा। उसके अलावा देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो नेवल सुप्रीमेसी जो ब्रिटेन की थी, इसने भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था। जैसे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी जो मानी जाती है वो भी ब्रिटेन की ही मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने मर्चेंट शिप जो है उनको प्रोटेक्ट किया। आपको भी पता है जैसे जो चार्टर लेके आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी, तो वो भी यहाँ पे सुप्रीमेसी आती है। और वो एक बहुत ही बढ़िया, जैसे मान लेते हैं प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही थी बट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। तो यही कारण था कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कॉलोनीज भी अपनी बना पाई। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस भी देश में अच्छी होगी, रोड, कैनाल, स्पोर्ट, तो उससे फिर से आपका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आप दे सकते हैं, दैट इज़ ब्रिज वाटर कैनाल 1761, जिसने कि कोल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को 50% कम किया। देन इन द एंड वी कैन कंक्लूड कि ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्ट करी और ब्रिटेन को सुपर पावर बनाया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं लेटर ऑन इसी टाइप का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपका यूएसएसआर, यूएसए, जापान में भी देखने को मिला, जिन फिर लेटर ऑन यही वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में आपकी डेवलप हुई। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अगले सवाल को हम देख लेते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप साथ में पूछ सकते हैं। देखिए अगला हम देखते हैं, डिस्कस द फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें मेजरली हम 5 डिस्टिंक्ट फेजेस मानते हैं इसके एवोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो एवोल्यूशन था वो स्टार्ट होता है डेवलपमेंट से लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट होती है, जो कि पहले थोड़ी सी मैकेनिकल थी, फिर उसमें ह्यूमन एंगल भी आता है और फिर लास्ट में रैशनैलिटी के साथ वो और भी ज़्यादा डेवलप होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है। तो ये सारे फेजेस रहेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला आप देखेंगे क्लासिकल फेज, जो कि 1887 से लेकर 1930 तक था। देन आता है ह्यूमन रिलेशन फेज 1930 से लेकर 1950। बिहेवियरल अप्रोच आती है 50 से लेकर 70, और उसी दौरान एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देन एनपी आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1970 से लेकर आज तक हमारा चल रहा है। अब देखिए इनमें मेजर डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वेरी वेरी फेमस पोस्ट DCORB मॉडल है। यही क्वेश्चन आपको हमने 2 मार्कर में भी दिया था। कमेंट्स में आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपसे डायरेक्टली जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी यूटिलिटी भी पूछी जा सकती है। आपको ये मॉडल के बारे में भी बताना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या रहता है, P क्या है, O क्या है, S क्या है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, तो ये मॉडल डेवलप होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए कि भाई आपके पास स्टाफ कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, उसके बेसिस पे बात होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैकेनिकल था, बट लेटर ऑन ह्यूमन रिलेशन फेज आता है। सोशोलॉजी में भी काफ़ी फेमस ये है, यहाँ पे होती है हैथरॉन स्टडीज़, एल्टन मेयो इनको करते हैं। देखो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या रहता है,
थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसे मान लो ये इंडस्ट्री थी, तो यहाँ पे हैथ्रॉन मतलब हैथ्रॉन में ये स्टडीज़ होती है, एल्टन मेयो जाते हैं इसको देखने के लिए कि भाई इस इंडस्ट्री में एफिशिएंसी जो है वो हम कैसे इम्प्रूव करें। तो इन्होंने सब कुछ देख लिया कि भाई सनलाइट कितनी आ रही है, फ्लोर एरिया आपका कितना है, टाइमिंग क्या चल रही है, बट किसी से भी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ नहीं रही थी। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, तो वो जो ह्यूमन है वो जो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, उनका अपना एक लीडर होता था। मतलब जैसे गैंग होगी, अमिताभ बच्चन होता है हर पुरानी मूवी में आपको मिलता है, जो लीड करता है ट्रेड यूनियन को, ठीक है। तो उस टाइप से तो जो लीडर ने बोल दिया वो कोई भी मना नहीं करता था, तो इस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आपका इसमें देखने को मिलता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो उन रिलेशंस को गवर्न कर रही थी, और ये उन चीज़ों को मिस कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि हाँ ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण ये वाली रिलेशन आपकी डेवलप होती है। देन अगेन थर्ड फेज़ आती है बिहेवियरल। इसमें क्या होता है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर जो है, डिसीजन मेकिंग और ग्रुप डायनामिक्स, ये इसी का ही हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। आज के टाइम पे भी रिसेंटली इकोनॉमिकल बिहेवियर को स्टडी करते हुए एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में रिसेंटली, 4-5 साल पहले। तो वो भी बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिकल डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे इसमें एक एग्जांपल दूं कि गोल्ड का जो ऑब्सेशन है इंडिया में, ठीक है, इवन दो इसमें आपकी डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, भाई आपको चाहिए, एनिवर्सरी है गोल्ड चाहिए, फेस्टिवल है गोल्ड चाहिए, तो ये जो ऑब्सेशन है ये हमें बाकी उसमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये बिहेवियर भी एक फैक्टर रहता है जो आपको डेवलप कराने में हेल्प करता है। देन उसके बाद अगला फेज़ हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्पेसिफिक रोल जो है वो समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बदल रहा था। तो फिर से इन्होंने एफिशिएंसी पे फोकस किया एंड सोशल जस्टिस एंड सिटीजन वेलफेयर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आते हैं, और यही लेटर ऑन डेवलप होता है डेमोक्रेटिक, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं गवर्नेंस, जिसको आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है, कि भाई लोगों के लिए जो हम काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा रहता है, या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में हम बात करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये डेवलप हुए, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंटिफिक स्टडी एफिशिएंसी से ह्यूमन सेंटर्ड आपका डेवलप हुआ। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है, ये है एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इन द एथिकल रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय को इंडिया का हम मान सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो बोला जाता है। 1772 से 1833 सबसे फेमस आपको पता ही है, सती जो रिफॉर्म्स है वो राजा राम मोहन रॉय ने करवाए थे। अब देखो ये जो सवाल है ये 2 में ब्रेक हो रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन एथिकल रिफॉर्म्स, हाउ डिड ब्रह्म समाज चैलेंज सोशल इविल्स। तो यहाँ पे जिस जिस सोशल इविल को इन्होंने चैलेंज किया 1 2 3 4 वो आप मेंशन करेंगे, और यहाँ पे कीवर्ड है राजा राम मोहन रॉय। तो अबाउट द पर्सनैलिटी भी आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पर्सनैलिटी के बारे में बताया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म 19th सेंचुरी में इन्होंने किया, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, एथिकल वैल्यूज़ पे फोकस करता है। और 1828 इन्होंने ब्रह्म समाज भी बनाया था। अब हम आ जाते हैं कि इन्होंने किन सोशल रिफॉर्म्स पे वर्क किया और किस में हेल्प भी करवाई, ठीक है। तो सबसे पहला है एबोलिशन ऑफ सती, आपको सबको पता ही होगा 1829 यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ ये इसको एबोलिश करवाते हैं, और रेगुलेशन 17 आपके पास होती है 1829 में, जिसमें एबोलिश कर दिया जाता है। और जो पार्ट था हमारे एथिक्स का, हमारे कल्चर का, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो हम ऐसा भी मानते हैं कि एथिक्स इज़ नॉट इक्वलेंट टू कल्चर। तो ये एथिक्स के लेक्चर्स में भी एसडीएम बैच में भी आपका चल ही रहा है, सारे की सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, डेली बेसिस पे पेपर हो रहे हैं। विद इन 24 आवर्स स्टूडेंट जो कॉपी जो है वो सबमिट करते हैं, वो भी उनको चेक करके हम प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं टेस्ट सीरीज़ की वो आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। बाकी देखिए नेक्स्ट, एडवोकेसी फॉर द वुमेन राइट, रैशनलिज्म, रिलीजियस रिफॉर्म पे इन्होंने फोकस किया। एजुकेशन, प्रेस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म पे इन्होंने फोकस किया। तो ये हमारी मेन हेडिंग रहेंगी। सती के बारे में हमने देख लिया है। विडो रीमैरिज में किन पर्सनैलिटी का नाम आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड देखिए, एडवोकेसी फॉर द ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे वुमेन राइट में चाइल्ड मैरिज को ये फोकस करते हैं, पॉलीगैमी को अपोज करते हैं, विडो रीमैरिज पे भी करते हैं, और वुमेन एजुकेशन पे भी इनका फोकस रहता है। फिर अगर हम रिलीजियस रिफॉर्म में बात करते हैं तो इन्होंने आइडल वर्शिप जो है उसको मना किया, मोनोथियज्म पे इनका फोकस रहता है, और यहाँ पे इनकी 3-4 बुक्स भी आती है, परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, मिरतुल अखबार भी इनका आता है। इन्होंने उपनिषद्स को भी ट्रांसलेट किया, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, आइडल वर्शिप को बना के, सुपरस्टिशंस को बना के, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन,
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, तो उसको भी इन्होंने अपोज किया। नेक्स्ट इफ वी सी एजुकेशनल एंड प्रेस रिफॉर्म, तो न्यूज़पेपर इनका आप एग्जांपल दे सकते हैं। संबंध कौमुदी, मृतुल अखबार जो मैंने आपको ऊपर बताया था, बंगाली एंड पर्शियन में ये फ्री स्पीच और अवेयरनेस पे फोकस करता था, जो कि आज के टाइम पे हमारे आर्टिकल 19 में काफ़ी एविडेंटली सारी चीज़ें मेंशन है। 6 टाइप ऑफ फ्रीडम आर मेंशन, ये आपसे पॉलिटी में 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा हिंदू कॉलेज डेविड हैरे के साथ इन्होंने 1817 में बनाया, और रेदर देन दैट साइंटिफिक और एजुकेशनल इंग्लिश एजुकेशन पे ये फोकस करते थे। अब ये सारा बॉडी का हमारा पार्ट हो गया है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल्स जरूर कोट करने हैं, डाटा जरूर देना है, फैक्ट जरूर देने हैं, एक दो यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो फैच करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन से राजा राम मोहन राय लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडिया, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, एथिकल गवर्नेंस, जो आज तक हमें इंस्पायर करती है। आप की वर्ड्स पे ज़रूर फोकस करेंगे, बिना कीवर्ड्स के आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो अगेन रहेगा 2 मार्कर, और तीनों ही टॉपिक से आपके सवाल आएंगे, जिसमें एथिक्स भी रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कंप्लीट होने वाला है। सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, और आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इससे भी आप देख लेंगे। देखिए, अब मैं आपको टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ की डिटेल है। ये है RAS मेंस मैथ प्रोग्राम, मेंस आंसर डेली, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये प्रोग्राम चल रहा है। हिंदी की लाइव डिस्कशन आपको मिल रही होगी, और इंग्लिश की भी रिकॉर्डेड डिस्कशन है। मेंस आंसर डेली में आपके पास क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें हमारे पास है आपको लाइव डिस्कशन मिलेगा डेली बेसिस पे। डेली लाइव डिस्कशन होता है, लाइव आंसर राइटिंग रहता है, विद टाइमर चलता है, 30 मिनट्स का ही टाइम रहता है। कॉपी चेकिंग विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में सोर्सेज आपको बताए जाएंगे, RS PYQ सारे मिलेंगे। 77 मेजर टेस्ट है, 23 माइनर टेस्ट है, सॉरी 77 माइनर 23 मेजर। टॉपर्स की कॉपी आपको मिलेंगी। करंट अफेयर भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट शेड्यूल क्या रहेगा, वेडनेसडे टू थर्सडे, यहाँ पे 8:30 से लेकर 9 बजे तक टेस्ट रहता है। 9 बजे आपको सबमिट करना है, 12 बजे सुबह आप सबमिट कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपको चेक होकर मिलेगा। एवरी ट्यूसडे मेजर टेस्ट आपका रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। ये सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। यूट्यूब पे टेस्ट, यूट्यूब पे डिस्कशन, बट पेड फीचर क्या है, अगर आपको आंसर कॉपी इवैल्यूएट करवानी है तो आपको पेड फीचर में रहेगा। एंड देन अगर आपको सॉल्यूशन PDF चाहिए, तो सॉल्यूशन PDF के लिए भी आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टॉपर्स कॉपी भी आपको उसमें मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेस्ट सीरीज़ मेंटरशिप भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यूट्यूब पे भी ये हमारा डॉक्टर मित अकेडमी RAS का चैनल है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लास जैसे ये आपकी चल रही हैं, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, RAS मेंस SDM बैच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने बना रखी है। तो इसके थ्रू आप इस एथिक्स की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैड इंग्लिश, मैड हिंदी, यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आई होप आपको जो टेस्ट डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर मित अकेडमी RAS चैनल। ऑलरेडी हरियाणा HCS और UPSC के स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं। 108 ऑफिसर HCS में हमारे लग चुके हैं। 51 सेलेक्शंस लास्ट ईयर हुए थे, उसके अलावा 24 सिलेक्शन, 33 सिलेक्शन इंक्लूडिंग रैंक 1 इन HCS, वो हमारे स्टूडेंट हैं। अनिल कुमार ऑफलाइन स्टूडेंट थे। तो इसके अलावा बाकी आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।